हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक पर दोस्तों फ्लैश सेल का ऑफर चल रहा है। इस ऑफर का आप अभी फायदा उठा सकते हो। आपको जाना है, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है, एमजेटी कूपन कोड यूज करना है, आपको मिल जाएगा 39 रेट्स का डिस्काउंट। आप टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो सिर्फ 360 रुपए में। इस टेक्स्ट बुक पास से दोस्तों 500 प्लस एग्जाम्स के 38,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप भारत के किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर जाकर के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपकी एक्यूरेसी तो इंक्रीज होती ही है, साथ ही साथ आप स्पीड भी अपना इंक्रीज कर पाते हो। साथ ही साथ आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे आपको दिया जाना है, कैसे आपका होता है वहाँ पर एग्जाम सेंटर में, इसका एक आइडिया लग जाता है। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपको 360 में इतने सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जा रहे हैं तो क्यों ना टेक्स्ट बुक पास ही ट्राई किया जाए। तो आप जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर परचेज करते टाइम एमजेटी कूपन कोड यूज कर लेना, 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी गुजरात ने किया। और इजराइल ने दोस्तों अभी यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये बहुत बड़ी न्यूज है, इसको याद रखिएगा। अभी हाल ही में स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भारतीय मूल की पहली महिला होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा कनाडा में दोस्तों हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक बिल पेश किया जा चुका है। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारतीय महिला निशानेबाज टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है फ्रंटियर। इसको बनाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अभी हाल ही में नटराजन सुंदर NARCL के MD और CEO बनाए गए हैं। और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए अभी रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र MKI BVR मिसाइल के लिए समझौता किया हुआ है। IIT गांधीनगर में दोस्तों परम अनंत नामक सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है। ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, क्विकली आपने कर लिया है रिवीजन। अब बढ़ते हैं आगे आज के दिन के क्वेश्चन पर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि ये रिवीजन भी कराया जाता है और डिटेल में आपको बताया जाता है डेली का डेली, तो आपको ये करंट अफेयर याद होता चलता है कि नहीं? मतलब आप लोग को कभी ऐसा टेस्ट करने पर लगता है कि याद हो रहा है क्वेश्चन कि नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था भारत का 29वां राज्य। भारत के 29वें राज्य के रूप में ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। लेकिन अभी इस टाइम पर पूछा जाए भारत में कितने राज्य हैं, तो आप बताएंगे 28 राज्य हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों अब राज्य नहीं रहा, वो बन गया यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो जब ये अलग हुआ था तब 29वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए। तेलंगाना फॉर्मेशन डे ये 2 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो 8 साल इसके हो गए हैं। ओके, तेलंगाना में जब से ये अलग हुआ है तब से CM वही हैं। कौन? के चंद्रशेखर राव जी। तो ये तेलंगाना के पहले और दूसरे मुख्यमंत्री हैं। दूसरे कैसे? कार्यकाल के रूप में दूसरे, मतलब 2 बार चुनाव हुआ। ऐसा तो है नहीं कि 8 साल तक एक ही लोग रहेंगे, 5-5 साल का होता है। तो 2 बार चुनाव हुआ था, दूसरी बार भी यही जीते थे। तो पहले मुख्यमंत्री व्यक्ति के रूप में और दूसरे कार्यकाल के रूप में यही हैं। 30 जिले हैं यहाँ पर और इन 30 जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके ये दिवस अपना सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब तेलंगाना आया है, तेलंगाना देख लेते हैं मैप में है कहाँ पर। तो यहाँ पर है तेलंगाना। ये अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। चंद्रशेखर राव TRS पार्टी से यहाँ के CM। तमिलिसाई सौंदरराजन जी यहाँ की हैं गवर्नर। क्लियर है? हुसैन सागर, निजाम सागर और भद्रकाली झील आप याद रखेंगे। चार मीनार, गोलकोंडा का किला, बिरला मंदिर ये कहां पर है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता?
तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में दोस्तों भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इंडियन टीम्स ने जापान को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, जापान को 1-0 से हराया हुआ है और कांस्य पदक जीत लिया है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जीता दोस्तों साउथ कोरिया की टीम ने और सिल्वर जीता मलेशिया की टीम ने। यानी कि फाइनल में साउथ कोरिया ने मलेशिया को फाइनल में हराया। तो फाइनल में जो हारता है उसे सिल्वर मिलता है। और इधर सेमीफाइनल में बात करें तो सेमीफाइनल में तीसरे पदक के लिए कहें अगर कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए किसने जीता तो इंडिया ने जापान को हरा दिया है। क्लियर है। इंडिया का ये दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है, याद रखिएगा, सेकेंड टाइम ब्रॉन्ज मेडल पाया हुआ है एशिया कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। क्लियर। जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और भारत की तरफ से राजकुमार पाल, ये जो कांस्य पदक वाला मैच था इसमें एकमात्र गोल जो आया था वो राजकुमार पाल ने ही लगाया हुआ था। भारतीय कैप्टन भारतीय टीम के वीरेंद्र लकड़ा, ये दोस्तों प्लेऑफ में मैन ऑफ द मैच घोषित इनको किया गया कांस्य पदक वाले मैच में, और मैन ऑफ द मैच ये पूछे जा सकते हैं। इंडिया अब तक 3 बार दोस्तों एशिया कप का विनर रह चुका है, 2003, 2007 और 2017 इसमें चैंपियन रह चुका है। 5 बार उप विजेता रहा है यानी सिल्वर जीता है और 2 बार कांस्य पदक जीता हुआ है। क्लियर। और गोल्डन मेडल और सिल्वर मेडल आप याद रखेंगे दक्षिण कोरिया मलेशिया ने जीता है। अगला, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं एसएल थाउसेन। एसएल थाउसेन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश कैडर के दोस्तों ये आईपीएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर से 1988 बैच से। तो इनको अभी नियुक्त किया गया है एसएल थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक। ये अभी तक दोस्तों सुरक्षा बल बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे और अभी यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए। सशस्त्र सीमा बल जो होता है ये नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर को देखता है। आईटीबीपी जो होता है ये दोस्तों इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होता है। तो ये इंडिया और तिब्बत या कहें कि अब तो चाइना हो गया है तो उसके बॉर्डर पर खड़ी होने वाली ये पुलिस है। ऐसे ही सीआरपीएफ होता है। सीआरपीएफ जो होता है ये पूरे भारत भर में, भारत के अंदर में पूरे भारत भर में सिक्योरिटी का काम सीआरपीएफ देखता है। ठीक है, जैसे आप छत्तीसगढ़ ले लो या फिर जब भी कहीं स्पेशल ऑपरेशन करने होते हैं वहाँ ले लो। ठीक है। बीएसएफ जो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप इधर राजस्थान गुजरात से लेकर के इधर जम्मू कश्मीर साइड के ऊपर तक आप ले लोगे तो यहाँ पर बीएसएफ नियुक्त किया जाता है। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे सेनाएं बटी हुई है। जैसे असम राइफल्स हुआ तो असम के क्षेत्र में असम राइफल्स नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आईटीबीपी की तो आईटीबीपी के डीजी हैं संजय अरोड़ा और अभी तक यही सशस्त्र सीमा बल का एक्स्ट्रा चार्ज संभाल रहे थे क्योंकि 31 दिसंबर से ही ये पद खाली पड़ा हुआ था। तो अभी तक ये एक्स्ट्रा चार्ज इसका भी देख रहे थे लेकिन अब एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं एसएल थाउसेन। एसएसबी की स्थापना 1963 को हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। अगला, हाल ही में किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों रश्मि साहू ने जीत लिया है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब। ये अवार्ड देखिए सोनू सूद दे रहे हैं जो कि एक्टर हैं और रश्मि साहू ने ये अवार्ड रिसीव किया हुआ है। रश्मि साहू हैं कौन? ये दोस्तों भारत की जो अभी अग्रणी खाद्य ब्रांड था रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रह चुकी हैं। इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। इन्होंने दोस्तों रेडी टू राइट ब्रांड की कैटेगरी में ये अवार्ड रिसीव किया हुआ है। ये फ्रोजिट नाम का एक ओडिशा का फ्रोजन फूड कंपनी था, उसको इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो इनका एक स्टार्टअप था, महिला उद्यमी है ये रश्मि साहू, इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को कौन सेवें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दोस्तों 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर आप सबको पता है कौन है, ये मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान जाने जाते हैं। तो इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। ये पिछले 20 सालों से यूनिसेफ के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहले इनको 2003 में नियुक्त किया गया था दोस्तों, जागरूकता पैदा करने के लिए भारत में पोलियो की रोकथाम को लेकर के। फिर 2008 में नियुक्त किया गया सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। फिर 2013 में एक बार इनको बनाया गया अच्छी सफाई और स्वच्छता की वकालत करने के लिए, दक्षिण एशिया का यूनिसेफ का राजदूत बना दिया गया था।
फिर 2019 में दोस्तों इनको नेपाल के बैड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट अभियान के लिए एक कैंपेन चलाने के लिए इनको बना दिया गया था ब्रांड एम्बेसडर। और अभी एक बार फिर से 20वें वर्ष के लिए इनको वंचित बच्चों के कल्याण के लिए नियुक्त किया गया है गुडविल एम्बेसडर के रूप में। तो इनके 20 साल हो चुके हैं, 20वें साल में ये प्रवेश कर चुके हैं यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में। ये भी अपने आप में इनका रिकॉर्ड है। वैसे 20 साल से याद आया, 20 साल से ज़्यादा इनका क्रिकेट का कैरियर भी रहा है, 22 साल का क्रिकेट कैरियर रहा और ऐसा करने वाले ये गिने चुने व्यक्तियों में हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल इनका है, मिताली राज का भी है वैसे। ठीक है, चलो तो यूनिसेफ के बारे में अगर बात करेंगे, 1946 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, कैथरीन एम रसेल इसकी अध्यक्ष हैं। ओके, अगला है हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे बनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, या जिसे हम लोग एनआईसी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो इसके अध्यक्ष के रूप में, इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये राजेश गेरा, तो ये होंगे नए एनआईसी के महानिदेशक। अभी वर्तमान में उप महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, आगे चल करके अभी ये महानिदेशक बनने वाले हैं। एनआईसी की अगर बात करें तो 1976 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अगला, हाल ही में किसने अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। तो दोस्तों अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की स्थापना करने की घोषणा करी है, या कहें आधारशिला रखी है अहमदाबाद में। देखो, आधारशिला अलग होता है, उद्घाटन अलग होता है। आधारशिला मतलब एक प्रकार से पिच स्टोन करना, यानी कि अब से यहाँ पर काम चलना होना शुरू हो जाएगा इस पर। लेकिन उद्घाटन मतलब ये कि अब वो संचालन के लिए रेडी है, काम वहाँ पर पूरा हो चुका है, यानी बन करके तैयार है। अब वो जिस काम के लिए बनाया गया है, चाहे अगर रोड हो तो संचालन के लिए, स्टेडियम हो तो संचालन के लिए, कोई अगर प्रतिमा हो या कोई टूरिस्ट प्लेस हो, तो वो सभी संचालन के लिए मतलब रेडी हो गया है। लेकिन जो आधारशिला होता है, इसका मतलब ये होता है कि नींव रखी गई है अब से। तो अमित शाह जी ने नींव रखी है एक प्रकार से एक ओलंपिक लेवल के, ओलंपिक स्तर के खेलों की मेजबानी करने के लिए अहमदाबाद में ऐसे खेल परिसर की। अब ये खेल परिसर जो होगा, इसमें कई प्रकार के दोस्तों खेलों के लिए कई प्रकार के तीन से चार टाइप के 3 से 4 जगहों पर ये आधारशिला रखी गई है, जिससे ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट को होस्ट कर सके इंडिया। तो यहाँ पर इंडोर मल्टी स्पोर्ट एरिना भी किया गया है, इसका भी कम्युनिटी स्पोर्ट सेंटर, फिट इंडिया जोन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर की जा रही हैं, ये सरदार पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और नारायणपुरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, और 3 और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मिला जुला करके। मतलब आप समझ लो, ओलंपिक जैसे खेल की जब मेज़बानी करना है, तो क्योंकि उसमें इतने सारे गेम होते हैं, तो इतने सारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को मिला जुला करके एक ऐसा बनाया जा रहा है खेल परिसर, जिससे भविष्य में भारत भी ओलंपिक की मेज़बानी के लिए दावेदारी कर सके। अभी तो 2032 तक तो होना नहीं है, क्योंकि 2032 तक तो फिक्स ही हो चुका है कि कहाँ कहाँ पर मेज़बानी की जाएगी। हाँ, अब की बार जब होगा 2024 का पेरिस ओलंपिक, तो उसी टाइम पर अनाउंस होगा कि 2036 वाला ओलंपिक कहाँ पर होना है। तो अगर ये बन करके तैयार हो जाता है, वैसे तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि मेडल्स कौन से देश कितना ला रहे हैं और कहाँ पर होस्ट कराने से ज़्यादा पब्लिक आएगी, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पब्लिक सेफ्टी वगैरह देखते हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ें, अगर ये सब सुविधाएं देने में अगर कामयाब रहता है इंडिया, तो डेफिनेटली दोस्तों इंडिया में भी आपको ओलंपिक भविष्य में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सरदार पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये तो बन ही चुका है। यहाँ पर तो आईपीएल का फाइनल भी हुआ था, ये तो बिल्कुल कंप्लीट है। तो इन सभी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को मिला करके एक ओलंपिक के स्तर के खेल परिसर की स्थापना करी जा रही है। 632 करोड़ रुपए अभी इस पर और खर्च किए जाएंगे। क्लियर है, ओलंपिक आया है तो आगे आने वाले कुछ ओलंपिक का क्विकली रिवीजन करते हैं। जैसे 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2021 में हुआ, हालांकि टोक्यो जापान में हुआ। आगे आने वाले टाइम पर 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, फिर 2028 में होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, उसके बाद 2032 में होगा कहाँ पर, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगला, अच्छा, ई बुक आ चुकी है मई मंथ वाली भी, जो लोग नहीं लिए हैं जा करके ले लें, मई मंथ की ई बुक आ चुकी है। इंग्लिश वाली ई बुक भी 1-2 दिनों में आ जाएगी, और 6 महीनों की ई बुक इससे पहले आ गई थी, तो 6 महीनों वाली ई बुक भी आप ले सकते हो। ब्रह्मास्त्र ले सकते हो, 2021 का करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको MZT ऐप पर मिल जाएंगी। MZT ऐप आप इंस्टॉल करके ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजट रिव्यू के ग्लोबल टॉप 10 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो वो बन गए हैं दोस्तों विकास खन्ना।
विकास खन्ना आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस भारतीय शेफ हैं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। तो ये ग्लोबल टॉप 10 में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं अभी गजट रिव्यू के। ये 6 नंबर पाए हुए हैं, 6 पोजीशन पर हैं और छठा स्थान मिलना समझ लीजिए इंडिया में पहले हैं, इकलौते ऐसे हैं जो गजट रिव्यू के टॉप 10 में, ग्लोबल टॉप 10 में जगह पाए हुए हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी कुकबुक बनाने के लिए भी रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं गजट रिव्यू के। विकास खन्ना नाम है, याद रखिएगा, शेफ में सबसे बड़ा नाम है, भारत का नाम इन्होंने कई बार रोशन किया हुआ है। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान डोरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान जेट पुरस्कार मिला? तो दोस्तों अभी हाल ही में डोरेन सैमी जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं, इनको सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला हुआ है। सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। जैसे भारत में नागरिक सम्मान होते हैं ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब वगैरह, ऐसे ही यहाँ पर निशान ए पाकिस्तान, सितारा ए पाकिस्तान, ये सभी होता है। तो सितारा ए पाकिस्तान से अभी इनको सम्मानित किया गया है डोरेन सैमी को, ठीक है। इनको निशान ए पाकिस्तान भी मिल चुका है। निशान ए पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, ये भी मिल चुका है इनको। ये मिला था 2020 में और अभी 2022 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है। मैं देख करके हैरान हूँ दोस्तों कि भारत में जब होता है तो देखिए, भारत में सम्मान देने का क्रम क्या होता है, पहले किसी को पद्मश्री दिया जाता है, फिर अगर और अच्छा योगदान है तो उसको पद्म भूषण दिया जाएगा, फिर पद्म विभूषण दिया जाता है और अंत में अगर बहुत ज़्यादा योगदान है तो भारत रत्न दिया जाता है। ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी को भारत रत्न मिला हो उसके बाद फिर उसको अगली बार कभी 2-4 साल बाद उसको पद्मश्री दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब वहाँ पे एक वैल्यू रहती है कि ये तो भैया भारत रत्न तो हैं, या तो पद्म विभूषण तो हैं, इनको पद्मश्री अब देने का क्या मतलब, अगर देना है तो इससे ऊपर वाला दो। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले तो इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए, उसके बाद अब तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रहे हैं। फिलहाल डोरेन सैमी 2 बार अपने देश को वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं, वेस्ट इंडीज को ये T20 का 2012 और 2016 में, और इनकी कप्तानी में जीता है। बात आती है पाकिस्तान ने क्यों दिया, तो पाकिस्तान में दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट को ये प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के कल्चर को लाने के लिए इनको योगदान जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कोई खेलने के लिए तैयार ही नहीं होता है, कोई वहाँ आता ही नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है PCB का। तो ये वहाँ पर ना सिर्फ अपनी टीम को भी लेकर के आए थे, बल्कि वहाँ के क्रिकेट में एक प्रकार से दोबारा से रोमांच लाने का काम किए थे। अगला, कोवैक्स के तहत कोविड-19 टीकों का सर्वोच्च प्राप्तकर्ता कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश रिसेंटली कई मामलों में चर्चे में रहा है दोस्तों। अभी कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का सर्वोच्च प्राप्तकर्ता बनने का भी रिकॉर्ड इसके नाम गया है। कोवैक्स है क्या? कोवैक्स दोस्तों यूनिसेफ, CPI, गोवी, इसके बाद फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के द्वारा मिल करके एक योजना चलाई गई जिसके तहत वैक्सीन्स दोस्तों उन देशों को प्रोवाइड कराई जा रही है जहां पर वैक्सीन की खोज नहीं हुई है। यानी कि जैसे आप देख लो, भारत है तो भारत में तो वैक्सीन की खोज हुई है और भारत उल्टा कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं बना पाए थे, उनके देशों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने के लिए कोवैक्स सुविधा शुरू करी गई है WHO के द्वारा। तो WHO के द्वारा और इन सभी संस्थाओं के द्वारा जो सुविधा शुरू की गई है, उनमें देशों में ये देखा गया कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कोविड-19 के टीके रिसीव किया हुआ है। ओके, इसने कितना रिसीव किया है? 190 मिलियन खुराक, ठीक है, 190 मिलियन डोज ये प्राप्त कर चुका है और बांग्लादेश को दी जाने वाली 62% से अधिक डोज है ये। तो कोवैक्स भी आप याद रखेंगे। बांग्लादेश क्यों क्यों चर्चे में रहा था? अभी इसने घोषणा की थी कि वो डिजिटल दोस्तों अब सेंसस लॉन्च करने वाला है, यानी डिजिटल जनगणना शुरू करने वाला है बहुत जल्द। और आपको याद होगा कि भारत का BSF जो है और BGB जो है, BGB, ठीक है, बांग्लादेश गार्ड, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक अभी समिट हुई थी, सम्मेलन हुआ था जिससे तस्करी वगैरह को रोका जा सके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। शाम वाली जो क्लास होती है, डेली 5 PM पर क्लास होती है रिवीजन की, तो उसको भी आप लोग देखा कीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था बापू बंगबंधु संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। बापू बंगबंधु संग्रहालय यानी कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, इन दोनों की याद में एक म्यूजियम स्थापित किया गया है बांग्लादेश में, और उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्लियर?
तो फिलहाल ये तो थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। लास्ट डे के क्वेश्चन में बात करेंगे। बीएसएफ आपसे पूछा गया था, बीएसएफ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया अच्छे से। 1965 में स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और यूनिसेफ के बारे में वैसे आज भी बताया गया है आपको। ओके, आज क्या है क्वेश्चन? आज है क्वेश्चन आपके लिए, LIC IPO के माध्यम से भारत सरकार ने कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी LIC की बेची और कितने करोड़ रुपए इकट्ठा किए? IPO में कितने में लिस्ट हुआ, कहां पर लिस्ट हुआ, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। अल्बानिया की राजधानी क्या है, ये भी आप बता सकते हो। और बस अगर आप कोर्स लेना है, कोई क्विज सॉल्व करना है, PDF इसकी प्राप्त करना है, आप जाओ MZT ऐप डाउनलोड कर लो, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगी। इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।